वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो टाइटल है व्हाट एल्स आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारी शिक्षा प्रणाली को कौन बीमार बना रहा है, कौन कौन से कारक हैं जिसने हमारी शिक्षा पीढ़ी को, एक शिक्षा प्रणाली को एक वायरस या बैक्टीरिया के रूप में ग्रसित करके रखा हुआ है। अक्सर ये मैं बात करता हूं, हाउ कैन वी इन टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड, क्या कारण है हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, एक भी हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है। टॉप 100 में केवल 2 IITs है, IIT दिल्ली और बॉम्बे। 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 145 करोड़, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए आज एक एक करके सभी बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं। और मैं समझता हूं हर विद्यार्थी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी है वही देश की शिक्षा व्यवस्था का उज्जवल भविष्य है। पहला पॉइंट मैं लूंगा 3% ऑफ द GDP। हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सकल घरेलू उत्पाद का कितना शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनरली 7 to 8% that should be on the education। नई एजुकेशन पॉलिसी में यह रिकमेंड किया गया था कि 6% ऑफ द GDP that should be the expenses of education, but still we are 3% or might be 3.1%। एक बहुत चिंता का विषय है जिसे देश के सभी शिक्षाविदों को, यहां विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकते। देश के जो कर्णधार हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी, उनके सोचने का विषय है। मैं भी कोई ज्यादा इस पर अपनी राय व्यक्त नहीं करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, क्या कारण है, हमारे देश के स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत स्टूडियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं। जब वो अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जाते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल एट एनी standard, either they do MBBS, MD or PhD or postdoctoral fellow, particularly postdoctoral fellow from India. When they go abroad, they really do the research work which is remarkable. Rote learning system, learning एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रट्टाफिकेशन पर नहीं होना चाहिए। There are certain things जो आपको मेमोरी में रखनी चाहिए, लेकिन क्या पूरा सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो रोटिंग सिस्टम पे हो, रटने पर हो? जी नहीं। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जो लर्निंग सिस्टम है वो रोटिंग या रट्टाफिकेशन पर केंद्रित है। कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है? नाउ दिस इज द टाइम वी शुड चेंज आवर एजुकेशन पैटर्न, particularly in higher education, in BSc, MSc, BA, MA, etc. Open book examination. Don't give the paper कि जो आपने याद किया है आप उसको लिख दीजिए। आप स्टूडेंट्स को अलाउ करिए, यदि उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, वो मॉरिसन पॉइंट भी लाए, जेरी मार्च भी लाए, क्लेडन भी लाए, और जो बुक्स अवेलेबल लाए, लेकिन पेपर में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव इतना नहीं होना चाहिए कि वो लिखने बैठ गया है। किस तरह एक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की है या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इलुसिडेशन की है। ओपन बुक एग्जाम कई यूनिवर्सिटीज में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, हमारे यहां भी हो सकता है कुछ IIMs और IITs में ये पैटर्न हो। आप स्टूडेंट्स को बुक अलाउ कीजिए ड्यूरिंग 3 hours examination. He should be totally allowed to consult the book, but the problem should be such that he should use his mind. अभी तक जो कुछ है रट के आए, हमने लिख दिया, जितना अच्छा लिख दिया हमारे नंबर आ गए। तो रोट लर्निंग कल्चर या सिस्टम को बदलना होगा, ओपन बुक एग्जाम करना होगा, क्लोज बुक एग्जाम को अब हमें बाय बाय करना होगा। नाउ आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आउटडेटेड क्यूरिकुलम। हमारे देश के स्कूलों और कॉलेजों में
क्यूरिकुलम, सिलेबस, पाठ्यक्रम की क्या स्थिति है। यूजीसी ने फतवा जारी किया था, देयर शुड बी चेंज इन द पैटर्न। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया था, और अब तो मैं समझता हूं एनपीई में यह आ गया है कि अब केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री का पेपर रखिए, केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश लिटरेचर का रखिए, केमिस्ट्री के साथ आप संस्कृत का पेपर रखिए। क्या इस क्यूरिकुलम की हम पूरी पालना कर रहे हैं? यूजीसी का जो पुराना सिलेबस था आज से 12 साल पहले, कितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको लागू नहीं किया था, यह क्या यूजीसी को मालूम है? पहले और दूसरे सेमेस्टर में चेंज हो गया, तीसरे चौथे सेमेस्टर पर आते ही टीचर्स का विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बरसों से जो 30 साल से वो नोट्स लेके पढ़ा रहे हैं, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सर, यदि आपको टॉप 100 में आना है, आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को बीमारी से निकालकर पूरा स्वस्थ खड़ा करना है, आपको ऐसा क्यूरिकुलम बनाना चाहिए जो हर 3 साल में चेंज होता रहे। आजकल हॉट एरिया जो हाई एनर्जी फिजिक्स है, या ग्राफीन है, या और न्यू डेवलपमेंट्स है, क्या वो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं? होना यह चाहिए साइंस में कंपलसरी एमएससी में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर रखा जाना चाहिए। किसी भी सेमेस्टर में, आप 4th सेमेस्टर में रख लीजिए, चलिए 1st 2nd में मत रखिए, 3rd में मत रखिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, यह मतलब नहीं है कि यदि आपके 40 एमएससी के स्टूडेंट हैं, सभी पीएचडी करने जाएंगे, हो सकता है 4 या 5 हैं, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर विद्यार्थी और शिक्षक की आंखों को खोल के रखता है। रिसर्च क्या होती है, क्या पैटर्न है, कैसे करनी चाहिए, यह रिसर्च मेथोडोलॉजी एमएससी क्यूरिकुलम की एक पेपर, कंपलसरी एक पेपर 4th सेमेस्टर का होना चाहिए। आगे चलें, लेक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। वैसे तो हमारे यहां जो आजकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं सभी पीएचडी हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स दे आर नेट क्वालिफाइड, बट इवन देन इफ आई टॉक, all the teachers are so competent that they can teach very well in the class to produce the most brilliant students. Yes, IITs, central universities, undoubtedly yes, because they select the teachers very carefully, either IIT or central university. But what's about state universities? State universities में अपॉइंटमेंट की कंडीशन क्या है? आज से ही नहीं, 50 साल पहले से ये चल रही थी। लेकिन एक अंतर बता दूं, 50 साल पहले 95% अपॉइंटमेंट फेयर होते थे, मोर देन 95, 2 या 3% अपॉइंटमेंट गलत होते थे। अब वर्तमान कंडीशन ये है, केवल 10% अपॉइंटमेंट सही होते हैं, 90% अपॉइंटमेंट गलत होते हैं। एक मैंने वीडियो में चैलेंज के साथ कहा था, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, या तो वह टीचर्स का अपॉइंटमेंट आते या प्रमोशन गलत है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो वास्तव में जिस पर्पस से 6th पे कमीशन में लागू की गई थी, क्या उसका सही तरह से पालन हो रहा है? यह एक सोचने का विषय है। नेग्लेक्टेड ब्रिलियंट टीचर्स अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट की बात मैंने आपसे कर दी है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में, किसी भी हायर एजुकेशन सिस्टम में net should be the compulsory criteria for the appointment. What is happening? There's a lot of different parameters in our country. कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां लगभग हर एमएससी फाइनल का स्टूडेंट एमएससी के फाइनल के साथ ही नेट क्वालिफाई कर लेता है, और कहीं इतना नेट कैंडिडेट्स का अकाल पड़ा हुआ है कि 10 या 12 साल में 2 या 3 कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मैं बोलता हूं तथ्य के साथ बोलता हूं, ये वीडियो में बोल रहा हूं। आपको कोई ऐसा सिस्टम सेटल करना पड़ेगा, आप पीएचडी करें, पीएचडी के साथ भी नेट कंपलसरी होना चाहिए। आइडियल में आपसे कह रहा हूं, कंट्राडिक्टरी हो सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, नेट प्लस पीएचडी, दैट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट इन हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आइदर कॉलेजेस or university, at least which have MSc postgraduate classes. I will say don't consider it also. Every teacher who is coming to college or university must be NET as well as PhD. This is it.
नेग्लेक्टेड ब्रिलियंट टीचर। और इसी के साथ मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं प्रमोशन और क्वालिटी ऑफ पीएचडी। प्रमोशन की बात मैंने आपसे कही है, दैट इज नॉट मियरली ए फॉर्मेलिटी कि आपके अब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। आपका प्योरली असेसमेंट जो होना चाहिए, अभी भी मैं आपको कह दूं, आपका जो इंडिकेटर परफॉर्मा है उसमें आप लिखते हैं कि आपने कितने लेक्चर लिए वीक के, व्हाट वाज द क्वालिटी। एक बात मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं, यदि आप प्रमोशन दें किसी टीचर को तो टीचर्स का असेसमेंट उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर ना करें, टीचर्स का असेसमेंट उसके स्टूडेंट्स के द्वारा होना चाहिए। यह बात मैं पिछले 35 सालों से चिल्ला रहा हूं, जब से एजुकेशन सिस्टम में आया था। सीआर उसके विद्यार्थी भरें कि साल में उन्होंने कितना पढ़ाया है, कितना सिलेबस कवर किया है, कितनी कॉम्पिटेंसी है। सर, जिस दिन स्टूडेंट के हाथ में टीचर की सीआर आएगी, टीचर अपनी टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव कर लेगा। प्लीज मेक इट कंपल्सरी, द असेसमेंट ऑफ ए टीचर मस्ट बी बाय द स्टूडेंट्स, नॉट बाय द हायर अथॉरिटी। यस, दे कैन रिव्यू एज यूजुअल, एचओडी आपकी सीआर भरते हैं, फिर पीवीसी या वाइस चांसलर उसको रिव्यू करते हैं। आप रिव्यू कीजिए, लेकिन जो उसका सीआर का मुख्य स्रोत होना चाहिए वो विद्यार्थियों की राय होनी चाहिए कि टीचर्स की क्वालिटी कैसी है। यही सबसे बड़ी बात है। यहां ब्रिलियंट टीचर्स आगे बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाता है। जो एचओडी के ज्यादा करीब होगा उसकी सीआर सर बहुत सुंदर होगी, फिर जो वीसी के ज्यादा नजदीक होगा उसकी रिव्यू भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन डजंट मैटर कि आप वीसी या पीवीसी से रिव्यू करवाएं, बट द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ द assessment of a teacher, that should be by the students, not by the authorities. Now I come to, this is a main question, that should be capital D, I am sorry, PhD, Doctor of Philosophy. हम ईमानदारी से देखें अभी जो चल रहा है, किस प्रकार की पीएचडी चल रही है। यहां पे मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। खुद आप निर्धारित कीजिए, एक स्टूडेंट किसी आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीएसआईआर या डीएसटी की किसी लैब से करता है, या इवन स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में करता है, कम से कम 5 साल लगते हैं साहब। मैं कह रहा हूं मिनिमम फुल टाइम। एक 5 साल जिसने अपने जीवन को कुर्बान किया है, जवानी के 5 साल कुर्बान किए हैं, उसकी भी पीएचडी उतनी ही मीनिंगफुल है जिसने 2 साल में पार्ट टाइम पीएचडी कर ली है। आई कैन गिव द एग्जाम्पल हाउ विदाउट वॉल्स इन इंडिया द पीएचडी आर गोइंग ऑन सिंस लास्ट 35 ईयर्स। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। सर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप फुल टाइम पीएचडी खत्म कर दीजिए या पार्ट टाइम खत्म कर दीजिए। यूजीसी को करेक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी कि वास्तव में वो फुल टाइम के नाम पे किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर बना हुआ है या पूरी तरह पीएचडी कर रहा है। और आज की तारीख में सरकार आपको 37,000 डीआरएफ और 42,000 एसआरएफ मंथली देती है, प्लस एचआरए देती है अकॉर्डिंग टू आपकी सिटी, कैसी सिटी है, ए बी सी ग्रेड सिटी। जब आपको 37,000 और 42,000 नेट पास करने से मिलता है, तब आप 15-20 हजार की लेक्चरशिप करके किसी प्राइवेट कॉलेज में पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? एक 5 साल पीएचडी करना, अच्छे पब्लिकेशन करना, और दूसरा आईएसएसएन नंबर में पेपर पब्लिश करके 2 साल में पीएचडी पूरी कर देना। और कई ऐसी पीएचडी हैं जो बिना लेबोरेटरी के हुई हैं। क्या ये एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप देश में बढ़ते हुए पीएचडी कैंडिडेट्स का नंबर देखिए, क्वालिटी देखिए, शर्म आ जाएगी सर आपको। क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए? क्वालिटी चाहिए, फुल टाइम पीएचडी होनी चाहिए। एक दिन की भी अटेंडेंस यदि एब्सेंट है, देयर शुड बी रूल। 10 छुट्टियां मिलेगी जैसे हमको मिलती थी, साल में 8 या 10, इससे ज्यादा हम अवेल नहीं कर सकते थे। 80 to 84 प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा सर के स्कूल का मैं बता रहा हूं। मेरे आदरणीय मेहरोत्रा सर ने कम से कम 160-170 पीएचडी करवाए होंगे। मुझे याद नहीं कि एक भी पार्ट टाइम हो।
उनके अंडर पार्ट टाइम पीएचडी का कोई प्रावधान नहीं था। ये मैं बात 1980 की कर रहा हूं सर, आज की नहीं कर रहा। जब मैं गया था तो मैं फुल टाइम था, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक लेबोरेटरी का टाइम होता था। और जब 5 या 6 इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन हो जाते थे 80s में, तभी थीसिस पब्लिश होती। आप डिसाइड कीजिए, यूजीसी को डिसाइड करना होगा क्या चाहती है यूजीसी। क्या यूजीसी इसलिए 1952 में स्थापित की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि उस पर राजनीतिक दबाव आए और वो समय समय पर नियम चेंज करते रहे? सर, 6 पे कमीशन 1996 से आया था, तब सीएस का प्रोविजन आया था। कितने बदलाव हो गए। क्यों नहीं आप एक ही बात ऐसे एक्सपर्ट को एक साथ बैठाइए जो ऐसे नियम बनाए कि जिंदगी भर वही चले। हर 2 साल में आप नियम चेंज कर रहे हैं सीएस के। किसका दिमाग खराब है, पुराने वालों का या नए वालों का? यूजीसी को डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स, प्लीज डोंट डाइल्यूट द पीएचडी डिग्री। लिमिटेड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आजकल काफी ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहा हूं, रीडिंग के लिए भी करता हूं, यूट्यूब के लिए भी करता हूं। मेरे पास जियो का राउटर भी है और 5G की सिम भी है। बट मेनी टाइम्स आई फील द प्रॉब्लम। जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, आई वॉज लकी दैट I taught for 2 years only because I took the VRS on 31st August 2020 instead of 21. I am grateful to Almighty. कितने ही सिग्नल की प्रॉब्लम आती थी, ये स्टूडेंट जानते थे, मैं जानता हूं। आज की तारीख में विलेजेस में सिग्नल की क्या पोजीशन है, जो सिटीज हैं वही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप विलेजेस में किस टेक्नोलॉजी की कामना कर सकते हैं? होना यह चाहिए कि अनइंटरप्टेड नेट आपको मिले। बच्चे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल स्टडी के लिए कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में कहीं नेट का इंटरप्शन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन पेपर भेज रहे हैं और आपका कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आ रहा है और आप पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को रियली एक्सेसिबल बनाइए। हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में सिग्नल पहुंचना चाहिए, टावर्स का नंबर बढ़ना चाहिए। यह ऐसी चीज है, 5G की क्वालिटी अच्छी है, 6G का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लेक ऑफ नंबर ऑफ टावर्स वी ऑलवेज फील द डिफिकल्टी इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आता है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। हमारे देश में इंडस्ट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट है? यदि हमारे एमएससी के स्टूडेंट को बाहर ले जाके खड़ा कर दिया जाए एमएससी के बाद, कई सालों से ये क्यूरिकुलम में आ गया था, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे एमएससी में कंपाउंड सिंथेसाइज करवाते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन आईआर और एनएमआर के द्वारा होना चाहिए। अब आप ईमानदारी से बताइए, कितनी यूनिवर्सिटी हैं? लगभग 1100 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट मिला के। कितनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट एमएससी के स्टूडेंट्स को आईआर और एनएमआर असेस करने की परमिशन देते हैं? इवन यदि किसी स्टूडेंट को इंडस्ट्री वाला कहे कि आप बताइए आईआर कैसे रन किया जा सकता है, वो नहीं बता पाएगा। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट? गुजरात इंडस्ट्री से भरा हुआ है, लेकिन यदि गुजरात में एक एमएससी पास स्टूडेंट 15 या 20 हजार की नौकरी पे जाता है, कहीं ना कहीं टीचर के मन में दुख होता है। जो एमएससी का स्टूडेंट मिनिमम जो उसकी सैलरी है 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम वो लिंक स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हम साल में 1 या 2 बने हुए सेल बने हुए जी, एकेडमिक इंडस्ट्रियल सेल बना हुआ है। 1 या 2 साल में कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, 2 अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला के लेक्चर करवा देंगे, लेकिन सोफिस्टिकेटेड लैब में जब पीएचडी के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एमएससी के लिए क्या होगी? होना यह चाहिए हर एमएससी के स्टूडेंट को AAS, आईआर, एनएमआर, यूवी विजिबल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। अब आता हूं एकेडमिक बॉडीज पे साहब। एकेडमिक बॉडीज हमारे यहां बहुत है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, उसका इनॉग्रेशन तो हर साल 3 जनवरी को प्रधानमंत्री करते हैं। ये प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छी बात है। कई केमिकल सोसाइटीज बनी हुई है, कई एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर से भी एसोसिएशन है। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, क्या पॉलीमर्स पे लेक्चर देने वालों की कमी है?
बहुत मिल जाएंगे। क्या ग्रेफीन पे लेक्चर देने वालों की कमी है? बहुत मिल जाएंगे। क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस उन पे लेक्चर देने वालों की कमी है? बहुत मिल जाएंगे। क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम? बहुत मिल जाएंगे। किसी भी बॉडी ने, जो मेरी मेमोरी में है, पिछले 35 सालों से केमिकल सोसाइटी और आईसीसी में लगातार ये अप्रोच करता रहा हूं कि एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हाउ वी कैन इंप्रूव द एमएससी टीचिंग इन आवर कंट्री। बट माई रिक्वेस्ट वाज पुट असाइड एवरी टाइम। पॉलीमर्स में हम करवाएंगे। जब पॉलीमर्स में कॉन्फ्रेंस चलेगी, 100 में से 5 लोग मेंटली अटेंड करेंगे, आइदर वो मेंटली एब्सेंट होंगे और फिजिकली बाहर खड़े होकर बाहर वो चाय पी रहे होंगे। आप एमएससी के एजुकेशन को कितना इंप्रूव कर सकते हैं? कितने ऐसे, चलिए मुझे बता दीजिए, इंडियन साइंस कांग्रेस, आईसीएस, आईसीसी, एसीटी, आईएनकास, कितनी कॉन्फ्रेंस आपने करवाई है? होना ही चाहिए, हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारे एमएससी और पीएचडी का स्टैंडर्ड क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और पिछले 2 सालों में कितना इंप्रूव हुआ है। हर साल का पॉलीमर पे करवा रहा है। जैसे सारे नोबेल लॉरेट उठ के पॉलीमर पे आ रहे हैं, सारे ग्रेफीन के नोबेल लॉरेट आ रहे हैं, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के नोबेल लॉरेट। किस तरह की सोच है हमारी बॉडीज की? बहुत दुख होता है मुझे। कहां आपकी मूल शिक्षा है? आप उस पर विचार कीजिए। अच्छे एमएससी नहीं निकलेंगे तो आप पॉलीमर के लेक्चर्स को क्या जेब में डालेंगे? माफी चाहूंगा, सत्य है, कड़वा है, सुनना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, अभी भी साहब हमारे यहां गर्ल्स कॉलेज अलग होने चाहिए। क्यों ना ऐसा हो, कोएड सिस्टम हो। जब आईसीएसई के मैक्सिमम स्कूल कोएड हैं, अलग से महिला महाविद्यालय गुजरात में कहा जाता है, कन्या महाविद्यालय राजस्थान में कहा जाता है, जेंडर बेस्ड इंस्टीट्यूट को चल रहे हैं। आप यहीं से मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते। ये साइंस कॉलेज है, लेकिन ये साइंस महिलाओं का है, छात्राओं का है, लड़कों का नहीं। कोएड बस भी कंपल्सरी फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एमएससी कोएड होना चाहिए, जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और मां बाप को भी ये कन्विंस हमारे शिक्षाविदों को करना पड़ेगा, टीवी चैनल्स को करना पड़ेगा कि अब आप ये भेद मत कीजिए, लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल एक बेंच में बैठ के साथ पढ़ रहे हैं। यदि आज की 21वीं शताब्दी में भी हम ये सोचे लड़कियों को एक तरफ बैठा दें, लड़कों को एक तरफ बैठा दें, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जरूर गंदगी है। अदरवाइज हम सब कहते एक साथ बैठिए। और यदि कोई गलती करता फिर ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि वो जिंदगी भर वो गलती को दोबारा रिपीट ना करे। लेकिन चूंकि लड़के और लड़की एक साथ बैठेंगे और छेड़खानी करेंगे, इसलिए हमने स्कूल कॉलेज अलग बना दिए, बेंच अलग कर दी। जी नहीं, एक साथ बैठाइए। उनमें ये आप संस्कार विकसित कीजिए कि एक साथ बैठ के किस तरह हमारे देश की महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित फील कर सकती हैं। अब आता है जी ब्यूरोक्रेसी। फिर माफी के साथ कहूंगा, शिक्षक हूं। 50 साल पहले मैंने आपसे कहा था अपॉइंटमेंट में गड़बड़ थी, लेकिन 96% अपॉइंटमेंट सही होते थे, 4% गलत होते थे। आज 90% गलत हो रहे हैं, 10% सही हो रहे हैं। 10% में मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। व्हाट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स? कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, पीएचडी वाले ने बहुत आनंद आता है साहब कि मेरे पास इस 5 यूनिवर्सिटी का चार्ज एक वीसी के पास था। मतलब इतनी अकाल पड़ा हुआ है पढ़े लिखे प्रोफेसर का कि वो 5 यूनिवर्सिटी एक ही वीसी बन के संभाल रहे थे। एक ही विचारधारा का वीसी इस समय आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आएगा। यदि वो भी उस विचारधारा का था और आपके संगठन में गलतियां देखकर उसने विरोध किया, तो वो तो बिल्कुल वीसी की कुर्सी के पास फड़कना नहीं चाहिए। ये जो विचारधारावादी वीसी बन रहे हैं, देश की शिक्षा के लिए कीड़ा है, दीमक है, जिसको आपको साफ करना होगा। और जब आप वीसी ऐसे बनाएंगे तो वो सेक्रेटरिएट में जाके नतमस्तक नहीं होंगे तो क्या होंगे। अंत में मैं 2 ही उदाहरण दे रहा हूं। 2 वीसी थे इस देश में। एक थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिन्होंने प्रोफेसर पीसी रे को अपॉइंट किया था। एक ही पीसी रे नहीं, कई लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे मोहन सिंह जी मेहता, पूरे देश की क्रीम को पकड़ पकड़ के लाए थे। और मुझे याद है सुखाड़िया जी ने एक बार मोहन सिंह जी मेहता, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको फोन किया था कि प्लीज कम टू मी,
आई विश टू सी यू इमीडिएटली। मेहता साहब ने कहा था अभी मैं मीटिंग में बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। सुखाड़िया साहब ने कहा, जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, क्या मैं आ जाऊं? बोले आइए। जब आए तो वो आशा कर रहे थे सुखाड़िया जी कि वीसी साहब दरवाजे पर खड़ा होके गेट खोलेंगे। वीसी साहब मीटिंग ले रहे थे। 15 मिनट तक सुखाड़िया जी बाहर बैठे रहे थे। मोहन सिंह जी मेहता ने एकेडमिक मीटिंग खत्म करने के बाद ही मुख्यमंत्री को समय दिया था। मित्रों, मेरे देश में ऐसे वीसी भी हुए थे, मोहन सिंह जी मेहता या आशुतोष मुखर्जी। नीचे से ऊपर तक जो कीड़ा लगा हुआ है, आप रिमूव तो करके देखिए, हिम्मत तो करके देखिए। टॉप 100 में नहीं, टॉप 20 में आपकी 5 यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। आशा है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए। मैं कभी कहता नहीं हूं, आज कह रहा हूं। नमस्कार।